हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल स्टडी विद क्षमा। बच्चों, आज हम आप लोगों को जो है व्याकरण बताएंगे, जिसमें एकार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, पर्यायवाची है, विलोम है। ये सब किसे कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम एकार्थी शब्द लेते हैं। एकार्थी शब्द बच्चों जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मेज, फर्श, रोटी, कुत्ता, हाथी, घोड़ा, गाय आदि। इनको जो है हम दूसरे शब्दों में नहीं प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। मेज को मेज ही बोलेंगे, फर्श को फर्श ही बोलेंगे, रोटी को रोटी ही बोलेंगे, कुत्ता को कुत्ता ही कहेंगे, हाथी को हाथी ही कहेंगे। तो जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है वो एकार्थी शब्द होते हैं, ठीक है। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों का प्रयोग संदर्भों के अनुसार अलग अलग अर्थ में किया जाता है वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे सोना धातु विशेष है और सोने की क्रिया भी होती है। सोना किसे कहते हैं? एक सोना जो जिसका हम लोग गहना बनाते हैं वो होता है, और एक सोना होता है जब हम सो जाते हैं, नींद जिसे बोलते हैं, ठीक है। वो एक क्रिया भी है सोना। पत्र, चिट्ठी, पत्रा, समाचार पत्र, इन सबको भी हम पत्र बोलते हैं। कुल को वंश भी बोलते हैं, परिवार भी बोलते हैं, ठीक है। सब मिलाकर, यानी कि जब हम योग करते हैं ना तो कहते हैं कुल, ठीक, सब मिलाकर, तो उसको भी कुल हम बोलते हैं। बल को क्या? शक्ति, टेढ़ापन, इसको भी हम बोलते हैं बल। टेढ़ेपन को भी, वो ज़्यादा अपनी ताकत दिखा रहा था, बल दिखा रहा था, तो इसको भी हम बल बोलते हैं। शक्ति को भी बल कहते हैं। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अर्थों में समानता हो वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द पूर्णतया समानार्थी नहीं होते, उनमें अत्यंत सूक्ष्म अर्थगत अंतर रहता है, ठीक है। वो पर्यायवाची जो है पूर्णतः समानार्थी नहीं होते हैं, उसमें सूक्ष्म अर्थगत अंतर रहता है। विलोम शब्द किसे कहते हैं? एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम अथवा विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे धनी, निर्धन, बुराई, भलाई, नर, नारी, मित्र, शत्रु आदि, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों थे आपके अर्थ के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। अर्थ के आधार पर चार भेद में वर्गीकरण करते हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम। ये अर्थ के अनुसार हुए। अब जो है प्रयोग के आधार पर, वाक्यों में प्रयोग करने पर कुछ शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है, जैसे लड़का, लड़के, लड़कों, तथा कुछ शब्द अपरिवर्तनीय ही रहते हैं, जैसे आज, शीघ्र, बाहर, भीतर, वाह आदि। ऐसे परिवर्तन को रूप परिवर्तन के आधार पर वर्गीकरण भी कहा जाता है। इस आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं: विकारी शब्द होता है और एक होता है आपका अविकारी शब्द, ठीक। एक विकारी शब्द होता है, एक अविकारी होता है। विकारी शब्द कुछ शब्दों के रूप में प्रयोगानुसार कुछ परिवर्तन आ जाता है। इस परिवर्तन को शब्द में होने वाला विकार भी कहते हैं। यह विकार लिंग, वचन, कारक तथा पुरुष के प्रभाव से उत्पन्न हो जाता है। लिंग लड़का खड़ा है, ठीक है, और लड़की खड़ी है। आपका लिंग के आधार पर बदल गया कि लड़का आपका क्या है? पुरुषवाचक है, तो वो खड़ा है लगाएंगे हम। और लड़की क्या है? स्त्रीवाचक है, तो खड़ी है लगाएंगे। फिर लड़की खेल रही है, लड़कियां खेल रही हैं। ये यहाँ पर वचन विकारी शब्द है कि लड़की खेल रही है, एक लड़की है, ठीक है। ये वचन है, एक वचन,
तो लड़की खेल रही है, और बहुवचन लड़कियां खेल रही हैं। बदल गया ना, खेल रही है और रही हैं। अब है कारक, लड़का गाता है, लड़के को गाने दो। ठीक है, कारक क्या है, लड़का गा रहा है, और फिर दूसरा है लड़के को गाने दो। पुरुष, वह आता है, वे आते हैं। तो पुरुषवाचक है वह आता है एक है, और वे आते हैं कई हैं। पुरुषवाचक शब्द इसमें पुरुष बदल गया है। अब है अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में किसी भी कारक विकार परिवर्तन नहीं आता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे वह यहाँ आएगा, वह यहाँ आएगा, तो यही ही लगेगा, यहाँ ही लगेगा। वह यहाँ आएगा, वे यहाँ आए थे। ठीक है, वे यहाँ आए थे, इसमें बदल गया, वो कई हो गए। तुम धीरे धीरे चल रहे हो, समय धीरे धीरे व्यतीत हो रहा है। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक। अब जो है आपका बच्चों कुछ एक और चीज़ बताते हैं। समास के भेद, समासों के भेद में बच्चों कैसे करोगे आप, देखो समासों में कहीं पहला पद प्रधान होता है, कहीं दूसरा, और कहीं दोनों पद प्रधान होते हैं, तो कहीं कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इस प्रकार समासों के भेद उनके पदों के आधार पर किए गए हैं। इस आधार पर समास के 4 प्रमुख भेद किए गए हैं। अव्ययी भाव समास, इस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो तथा वही प्रधान हो, और उसके योग से सारा समस्त पद ही अव्यय बन पाए, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास में मुख्य रूप से आ, अन, यथा, नि, भर, बे, बा, प्रति आदि अवयवों का प्रयोग होता है। जैसे आजन्म, आजीवन, आजन्म माने जन्म भर। ठीक है, आजीवन, जीवन पर्यंत, प्रतिदिन, दिन दिन यानी कि हर दिन। ठीक, यथा समय ठीक समय पर, निडर बिना डर के, भरपूर पूरा भरा हुआ। ठीक है बच्चों, अब जो है तत्पुरुष समास, जिस समाज में दूसरा पद प्रधान होता है। अब इसमें देखिए पहला पद जो है आपका समान था, अब जिन समाज में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। ये प्रकार 6 कारकों की विभक्तियों के अनुसार होते हैं। तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर कर्ता और संबोधक कारक को छोड़कर किसी भी कारक की विभक्ति चिन्ह आते हैं। तत्पुरुष समाज में जिस कारक के विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है उसी कारक के अनुसार उसका नाम पड़ जाता है। जैसे कर्म तत्पुरुष, पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप। ठीक, जैसे समस्त पद, यश प्राप्त, यहाँ पे यश को प्राप्त, इसका विग्रह क्या होगा, यश को प्राप्त। परलोक गमन, इसमें भी को लगेगा, परलोक को गमन। स्वर्गगत, स्वर्ग को गया हुआ। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। अब है कारण तत्पुरुष, पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप होता है। इसमें आप जो है लोप यानी कि ये गायब होता है चिन्ह। ठीक है, से या द्वारा। गुण युक्त, अब बच्चों देखो गुण युक्त, इसमें क्या है, गुण को युक्त तो नहीं बोलेंगे हम,
ठीक है, गुण को युक्त कोई सेंटेंस नहीं है बना आपका, तो गुण से युक्त, कोई भी व्यक्ति गुणों से युक्त होगा तो यहाँ पर से लगाएंगे। ठीक है, तो इसका विग्रह क्या होगा, गुण से युक्त। अब है स्वरचित। स्वरचित माने होता है खुद से लिखना। ठीक है, खुद की रचना, ऐसे भी बोलते हो, खुद की रचना, स्वरचित, खुद से लिखना। अब कैसे हुआ, यहाँ पे स्व के द्वारा रचित, स्व यानी कि खुद के द्वारा रचित, इसमें के गायब था। रोग मुक्त, अब रोग मुक्त, रोग से मुक्त, विग्रह क्या होगा, रोग से मुक्त। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। ठीक है, अब है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है। ठीक है, का गायब होता है। जैसे डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। अब जैसे डाक गाड़ी किसे बोलते हैं, जो डाक जो है पहुंचाता है, वो गाड़ी होती है, उसको डाक की गाड़ी बोल दिया। ठीक है, तो डाक के लिए गाड़ी। बलि पशु, बलि के लिए पशु। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। इसमें क्या है, के गायब था। ठीक है, के का गायब था, इसका विग्रह हम के लगा के पूरा करेंगे। अपादान तत्पुरुष, अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने का भाव लोप होता है। से अलग, यानी कि इसमें आपको से गायब मिलेगा। गुणहीन, हीन, गुण से हीन। ठीक है, जिसके पास गुण नहीं है वो गुण से हीन। देश निकाला, देश से निकाला, विग्रह क्या होगा, देश से निकाला। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। पदच्य, पद से च्युत। जन्मात, जन्म से अंधा। अब है संबंध तत्पुरुष। संबंध कारक की विभक्ति का, की, के का लोप होता है। गंगा तट, गंगा तट, गंगा का तट। ठीक है, गंगा तट बोल देते हैं तो वो गंगा तट क्यों बोला गया, गंगा का तट, गंगा का तट है इसलिए का, तो विग्रह क्या होगा, गंगा का तट। आज्ञानुसार, आज्ञा के अनुसार। ठीक है, पवन पुत्र, पवन का पुत्र। पवन पुत्र कैसे कहा गया है, पवन का पुत्र को, तो विग्रह क्या हुआ, पवन का पुत्र। देव मूर्ति, देव की मूर्ति, देव मूर्ति। ठीक है, देव की मूर्ति। पर निंदा, पर की निंदा। राजपुत्र, राजा का पुत्र। अब है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप होता है। ठीक है, अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का जो है लोप होता है। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। शरणागत, शरण में आगत। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। आप बीती, आप पर बीती। विद्या प्रवीण, विद्या में प्रवीण। ठीक है बच्चों, ये 6 आपके समास के भेद थे। तो हमने ये आपको बता दिया है। इसमें क्या है, विग्रह करेंगे तो आपको कर्म प्रधान, करण प्रधान, संप्रदान, अपादान और संबंध, अधिकरण, ये आपको अक्षर इसमें जोड़ना होगा। काकी के आपको जो है बताया गया था विभक्ति। अब है संधि। तो संधि पहले बताएं किसे कहते हैं।
संधि की प्रक्रिया जब दो ध्वनियां परस्पर मिलती है और मिलकर एक स्वतंत्र भाषिक रूप बना लेती हैं तो उसे संधि कहते हैं। ठीक है, जब दो ध्वनियां आपस में मिलती हैं और एक नया रूप बना लेती हैं, नया शब्द बना लेती हैं, उसे हम संधि कहते हैं। जैसे पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। ठीक है, पुस्तकालय। इसको समझने के लिए संधि के नियम के अनुसार मिले हुए वर्णों को यदि अलग अलग कर दिया जाए तो यह प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। जैसे पुस्तकालय का संधि विच्छेद पुस्तक प्लस आलय है। ठीक है, पुस्तक प्लस आलय। हिंदी में 3 प्रकार की संधियां होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो आप लोग याद कर लीजिए, क्वेश्चन एक आपका छोटा बनता है कि संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि में क्या होता है? स्वर संधि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। इसके अंतर्गत पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर होते हैं और ये परस्पर मिलकर नया रूप धारण करते हैं। जैसे राजा प्लस ईस। अब इसमें देखिए आ की ध्वनि निकल रही है, राजा आ, और इसमें ई, तो क्या हुआ? राजेश हुआ। राजा इस, राजा ईश, राजेश। स्वर संधि के अनुसार निम्नलिखित 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। व्यंजन संधि जब परस्पर मिलने पर दो शब्दों में से पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई स्वर या व्यंजन हो तो उनके बीच होने वाले मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि परस्पर मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द के अंत में विसर्ग और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन से होने वाले मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, अब जैसे बच्चों देखिए कोणार्क, तो कोण प्लस अर्क, कोण इसमें दिया है, आ की मात्रा इधर आ गई, कोण प्लस अर्क कोणार्क। भोजन प्लस आलय, भोजन आलय। इसमें जो आ की ध्वनि, ये आ है, ध्वनि निकल रही है, इसको हम क्या बोलने लगाएंगे? मात्रा में, भोजनालय। परीक्षार्थी, परीक्षार्थी, परीक्षार्थी। ठीक है, परीक्षा आ इसी में आ गया, थी, परीक्षार्थी। रवि प्लस इंद्र, तो क्या हुआ? रवि। अब ये ई हमारा छोटी वाला बड़ी में बदल गया, रवि इंद्र, रविंद्र। हरीश, हरि प्लस ईस, हरीश। ठीक है, महेंद्र, ही तो इसमें ई छोटी आ रहा है तो ये आपका यही रहेगा, महेंद्र, महेंद्र। रजनीश, रजनीश, रजनीश। ई की ध्वनि निकल रही है इसमें भी। भानु उदय, भानु उदय, भानुदय। ठीक है, भानु प्लस उदय, तो इसमें बड़ा ऊ की मात्रा लग गया, भानुदय। ऊ की ध्वनि आ रही है इसमें। इसी तरीके से बच्चों ये आपके जो है संधियाँ हुई। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।